शुक्रवार को डीएनए में खबरों के विश्लेषण के दौरान मैंने आप सबसे एक बात कही थी। मैंने कहा था कि स्थिति चाहे जैसी भी हो, कैसी भी क्यों ना हो, संवाद करना बहुत जरूरी है। संवाद का मतलब ही होता है एक दूसरे को खुले मन से समझने का प्रयास करना। संवाद एक सुंदर घटना है, लेकिन जब संवाद की सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, तो यह सुंदर घटना दुर्घटना बन जाती है। डीएनए में आज हम सबसे पहले एक ऐसी ही राजनीतिक दुर्घटना का विश्लेषण करेंगे जिसके केंद्र बिंदु में जम्मू कश्मीर और वहां के अलगाववादी नेता हैं। अगर कोई खिड़कियां और दरवाजे बंद करके अंदर बैठ जाए तो फिर स्वच्छ हवा, स्वच्छ विचार और शांति के सफेद कबूतर कभी भी अंदर नहीं आ सकते। कश्मीर के अलगाववादी भी सारी संभावनाओं के खिड़की दरवाजे बंद करके बैठ गए हैं। कश्मीर में हुर्रियत के जिन नेताओं को हम अलगाववादी कहते हैं और जो कई बार ये जता चुके हैं कि उनकी रगों में पाकिस्तान का खून बहता है, उन्होंने भारत की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का अपमान करके देश के 132 करोड़ लोगों को भी अपमानित किया है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो संसद भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर मानी जाती है, उसी संसद के सदस्यों से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने न सिर्फ मिलने से इनकार कर दिया, बल्कि अपने घर की दीवारों पर इंडिया गो बैक की तरह अपने दरवाजों पर भी डू नॉट एंटर वाला बोर्ड लगा दिया। दरअसल कश्मीर के हालात पर चर्चा करने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 26 सांसदों का एक दल दिल्ली से कल कश्मीर पहुंचा था। इस दौरान बातचीत के लिए राज्य के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अलगाववादियों को भी न्योता दिया था, लेकिन वो आए नहीं। इसके बाद अलग अलग दलों के कुछ नेता सैयद अली शाह गिलानी से मिलने उनके घर पहुंच गए, लेकिन गिलानी ने मिलना तो बहुत दूर, घर का दरवाजा तक नहीं खोला और खिड़की से ही इन सांसदों को वापस लौट जाने की बात कह दी। लेकिन यह बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। एक तरफ भारत सरकार कहती है कि संविधान के दायरे में रहते हुए कश्मीर की शांति के लिए वो किसी से भी बातचीत को तैयार है, लेकिन जो अलगाववादी भारत के संविधान और भारत की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को ही अपना नहीं मानते, वो कश्मीर के हमदर्द कैसे हो सकते हैं? असल में कश्मीर को समस्या कहना ही कश्मीर समस्या है और इस समस्या के ईंधन से ही अलगाववादियों की गाड़ी कश्मीर में चलती है। ये भारत के मस्तक यानी कश्मीर से जुड़ी हुई एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। इसलिए आज डीएनए में सबसे पहले हमने कश्मीर की फिजाओं में फैली नफरत वाली सोच का विश्लेषण करने का फैसला किया है। पांच अलगाववादियों से जो मिलने गए उनमें से एक नहीं मिला, बाकी से तो मिले हैं। से मना कर दिया, कहा कि हम दिल्ली में आके मिलेंगे। उन्होंने वहां की स्थिति को ठीक से समझा ही नहीं। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा। बातचीत से हर समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन अगर किसी ने अपने घर के दरवाजे पर डू नॉट एंटर या डू नॉट टॉक वाला बोर्ड लगा रखा हो, तो कोई कितनी भी कोशिशें क्यों न कर ले, लाख कोशिशों के बावजूद बात करने की गुंजाइश ना के बराबर रह जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ सांसदों के उस दल के साथ जो अमन और शांति का पैगाम लेकर जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। लेकिन जब सीताराम येचुरी, शरद यादव और जेपी नारायण जैसे 6 सांसद अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी से मिलने पहुंचे, तो न सिर्फ उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया, बल्कि घर का दरवाजा तक नहीं खोला। हद तो तब हो गई जब इन सांसदों को गिलानी ने खिड़की से ही लौट जाने का संदेश दे दिया। 5 अलगाववादियों से जो मिलने गए उनमें से एक नहीं मिला, बाकी से तो मिले हैं। 2 महीने पहले अगर हम आते हैं तो आज जो आए उससे बेहतर हालत होती है। मतलब आने अब चलो सरकार ने वो बात को नहीं माना, अब ज्यादा डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर। हुर्रियत के लीडरों को लगता है कुछ परेशानी होगी, अपनी कहीं से कुछ इंस्ट्रक्शन होगा, या कहा कि हम दिल्ली में आके मिलेंगे। तो ठीक है, बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। उन्होंने वहां की स्थिति को ठीक से समझा ही नहीं। वहां जाकर उन्हें समझ आया है कि जिस जिहाद से वो बात करने जा रहे थे, वो किसी भी तरह की बातचीत के लिए तैयार नहीं है। अब कुछ संकेतिक और खानापुरी के लिए वो 1-2 घंटे जम्मू में भी रुकेंगे। मुट्ठी भर अलगाववादी जिनके घर की दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है गो इंडिया गो बैक, उन्होंने देश के लोगों द्वारा चुने गए सांसदों को साफ और सीधे लफ्जों में ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो सिर्फ पाकिस्तान से बात करेंगे। इन अलगाववादियों की सोच में भारत के लिए कोई जगह नहीं।
लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं, वहां से लौटने के बाद डेलीगेशन के उन मित्रों ने जो जानकारी दी, कम से कम इतना तो कहा जा सकता है कि सचमुच यह कश्मीरियत तो नहीं है और इसे इंसानियत भी नहीं माना जा सकता, इंसानियत भी नहीं है। और कोई बातचीत करने के लिए गया है, उन्होंने बातचीत नहीं की, तो कम से कम जमहूरियत में भी यकीन नहीं है। पाकिस्तान को पसंद करने वाले अलगाववादियों ने बातचीत के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन सरकार कह रही है कि उसके दरवाजे ही नहीं, रोशनदान भी खुले हैं। बराबर बातचीत की बात कही जाती है। मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं फिर से कि बातचीत के लिए केवल हमारा दरवाजा ही नहीं खुला है, हमारे रोशनदान भी खुले हैं। वैसे चुभने वाली बात तो ये भी है कि जिन अलगाववादियों के लिए पाकिस्तान ही सब कुछ है, उनसे हमदर्दी बरतने की कोशिशें की जा रही हैं। मुलाकात ठीक रही सर, क्या उनका इस हालात कहना है कि आपसे आकर के बात करेंगे दिल्ली में। अभी तो गिलानी साहब रिफ्यूज कर रहे हैं मीट करने को, अभी वो गेट नहीं खोल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये सही है? ऐसा है कि हमारा काम है, हम इस देश के लिए है। जी जी। तो देश के खातिर जब कई तरह के काम ऐसा करना पड़ते हैं जी जी जी, जिससे मान अपमान का कोई मामला नहीं। जब बातचीत होनी होती है तो बातचीत की कोई तैयारी होती है। सांसदों को अपने आप ये पहल करके उन लोगों के घर जाना पड़ा, वहां पे मुलाकात नहीं हो पाई, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो सरकार की मंशा क्या है? मंशा ये है कि जम्मू कश्मीर में जो तनाव है वो बरकरार रहे, कि जो परिस्थिति है वो संवेदनशील रहे। कश्मीर में अमन और शांति बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या फिर अलग अलग दलों के नेता, हर कोई कश्मीर के तनाव को कम करना चाहता है, लेकिन अलगाववादी अपने घर के दरवाजे बंद करके बैठे और शांति का कोई प्रस्ताव अपने मकाम तक नहीं पहुंच पा रहा है। सीपीएम, सीपीवाई, सीपीएम के नेता लोग गए थे, उन्होंने ये निर्णय लेके उनसे मिलने गए थे। पता नहीं उनको क्या मैसेज मिला, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं। मुझे लगता है इस देश के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज कश्मीर को अपना इंटीग्रल पार्ट मानते हैं और बहुत से ऐसे कश्मीरी हैं जो कश्मीर को हिंदुस्तान का एक हिस्सा मानते हैं। और मुझे लगता है चंद सेपरेटिस्ट की वजह से इस देश के एक अहम पार्ट को हम देश से अलग नहीं कर सकते। भाई बहुत ही हेक्टिक रहा, कई लोगों से मिले, कोशिश भी की है कई लोगों से मिलने के लिए। और हमारी तरफ से ये संदेशा तो स्पष्ट गया, थोड़े लोग जब हम हुर्रियत के नेताओं से भी मिलने गया, कि इंडियन पार्लियामेंट की तरफ से हम जो है चाहते हैं कि सब स्टेक होल्डर के साथ बातचीत करके शांति बहाल हो। I've done it, sir. One bite. No. Sir. One free. No. Sir, 1 minute. नहीं भाई, एक मिनट बस। सेपरेटिस्ट पर सर, एक परसों आएंगे, परसों। एक शायद अलगाववादी कश्मीर को शांत होने ही नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि अगर कश्मीर शांत हो जाएगा तो फिर उनकी दुकानदारी कैसे चलेगी। असल में कश्मीर को समस्या कहना ही कश्मीर समस्या है। अलगाववादियों ने बातचीत के दरवाजे बंद करके देश के चुने हुए प्रतिनिधियों का अपमान किया है। संसदीय दल के नेताओं से अलगाववादी नेताओं के न मिलने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि वो कश्मीर में अपने खिसकते जनाधार को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सेपरेटिस्ट ने बात नहीं कही है, इससे 2-3 बातें जाहिर होती हैं। नंबर 1 कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, जो सेपरेटिस्ट लीडर के थ्रू हो रहा है, वो उसका कंट्रोल पूरे तरीके से पीओके में जो हिजबुल मुजाहिदीन के लीडर हैं असानुल्लाह, उनके इशारों पर हो रहा है। उन्होंने पहले ऐलान किया था कि कोई बात नहीं करेगा। तो दूसरी ये बात जाहिर होती है कि सेपरेटिस्ट लीडर्स को कश्मीर के लोगों की समस्या से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए उन्होंने इनसे मिलने से मना किया। ये लोग यहाँ से गए बातचीत करने के थे, इनका इरादा था कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं, इनके हिसाब से सेपरेटिस्ट लीडर भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे बात की जाए, लेकिन उन्होंने बात करने से मना किया, या तो थ्रेट के नीचे हैं। तीसरा इससे जाहिर होता है कि सेपरेटिस्ट लीडर का कोई कंट्रोल नहीं है जे के हालात पर। अगर वो बात कर भी लेते, कुछ बोल भी देते, तो उनके आज के दिन कोई नहीं सुनने वाला। धीरे धीरे
उनका एक्सपोजर है वो हो रहे हैं। कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर अब अलगाववादियों की पकड़ खत्म हो चुकी है। अलगाववादियों के सभी बड़े नेता नजरबंद हैं। ऐसे में विरोध प्रदर्शन और हिंसा को कट्टरवादी और पाकिस्तान पोषित आतंकवादी संगठन ही भड़का रहे हैं। ऐसे में अलगाववादी चाहे कितना भी ड्रामा क्यों न कर लें, वो जम्मू कश्मीर की अमन पसंद आवाम को कभी बहला फुसला नहीं सकते, क्योंकि उनकी नफरत वाली सोच की जड़ें इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि अब उन्हें भी अपना अंत दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने अपने घर में आतंकवादियों की शक्ल में जहरीले सांप पाल रखे हैं। लेकिन अब मैं आपको जो जानकारियां दूंगा वो ये बताती हैं कि हमने भी सैयद अली शाह गिलानी और यासीन मलिक जैसे आतंकवादियों की सेवा करने में, खातिरदारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान की भक्ति में डूबे मुट्ठी भर अलगाववादियों ने कश्मीर की वादियों को हाईजैक कर रखा है और दूसरी तरफ भारत ने उनकी सुरक्षा और सुविधाओं के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए हैं। रिसर्च के दौरान आज हमें कुछ ऐसी बातों का पता चला है जिनके बारे में पूरे देश को जानकारी होनी चाहिए। आज जब हम रिसर्च कर रहे थे इस पूरे मामले पर तो हमें कुछ नई बातें पता चली, हम आपको बताते हैं। पिछले वर्ष गृह मंत्रालय के अधिकारियों को कोट करते हुए एक अखबार ने एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें कहा गया था कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने 5 वर्षों में अलगाववादियों पर 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 506 करोड़ रुपए खर्च किए। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ष 2010 से वर्ष 2015 तक यानी 5 सालों में कश्मीर में अलगाववादियों की घर की सुरक्षा के लिए 18,000 पुलिसकर्मियों को बतौर गार्ड तैनात किया गया है। इन 5 वर्षों के दौरान अलगाववादियों के होटल बिल्स को भरने के लिए राज्य सरकार को 21 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। अलगाववादियों की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले तेल का खर्च भी आम जनता की जेब से ही भरा गया है। वर्ष 2010 से लेकर 2015 तक सिर्फ तेल पर ही 26 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया गया। इस दौरान अलगाववादियों की सुरक्षा में लगे गार्ड्स की सैलरी पर राज्य सरकार ने 309 करोड़ रुपए खर्च किए। वर्ष 2010 के बाद से लेकर 2015 तक अलगाववादियों के पीएसओ यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अलगाववादी नेताओं पर पिछले 5 वर्षों में जो रकम खर्च की गई है वो राज्य के बजट में दूसरे सेक्टर्स के लिए आवंटित किए गए पैसों से कहीं ज्यादा थी। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2014 और 15 के बजट में जम्मू कश्मीर की लोकल बॉडीज के लिए 383 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। टूरिज्म सेक्टर के लिए करीब 106 करोड़, हेल्थ सेक्टर के लिए 310 करोड़, सोशल वेलफेयर सेक्टर के लिए 332 करोड़ और पावर सेक्टर के लिए 396 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अलगाववादियों का दोहरा चरित्र यह है कि वो भारत की जमीन पर रहते हैं, भारत से सारी सुविधाएं लेते हैं, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी भारत पर ही है, लेकिन इनके दिल में भारत के लिए कोई जगह नहीं। गौर से देखा जाए तो कश्मीर में अलगाववादियों की राजनीतिक दुकानदारी तभी तक चल रही है जब तक कश्मीर में अशांति है। जिस दिन कश्मीर में अमन और चैन की हवाएं बहने लगेंगी, अलगाववादियों के शटर डाउन हो जाएंगे। अलगाववादियों का रुख देखकर लगता है कि वो कश्मीर की शांति और बेहतरी चाहते ही नहीं है। और अब हम भारत के 1,42,00,000 शिक्षकों को समर्पित एक डीएनए टेस्ट करेंगे। जिस तरह हम खबरों का बारीकी से डीएनए टेस्ट करते हैं, आपको खबर से जुड़ी एक एक जानकारी देते हैं और आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं, ऐसा ही कुछ देश के शिक्षक अपने छात्रों के साथ भी करते हैं। फर्क सिर्फ यह होता है कि शिक्षकों को सभी सवालों का जवाब क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड्स पर देना होता है और हम ये काम टेलीविजन की स्क्रीन पर आपके लिए करते हैं। जिज्ञासाओं को शांत करने, जानकारियां और सवालों का जवाब देने की प्रेरणा हमें इस देश के शिक्षकों से ही मिलती है। इसलिए आज शिक्षक दिवस के मौके पर हम देश भर के शिक्षकों को नमन करते हुए इस विश्लेषण की शुरुआत करेंगे। अंग्रेजी की एक बहुत मशहूर कहावत है, टीचिंग इज द वन प्रोफेशन दैट क्रिएट्स ऑल अदर प्रोफेशंस, यानी शिक्षा देना ही इकलौता ऐसा काम है जो बाकी सभी तरह के पेशों को जन्म देता है। यानी शिक्षकों के बिना किसी भी सभ्य और समृद्ध समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, ये सब बहुत अच्छी और सपनीली बातें लगती हैं, लेकिन यथार्थ की बात करें तो आज हम कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं।
हम ये समझना चाहते हैं कि देश के भविष्य का निर्माण करने वाले शिक्षकों का वर्तमान कैसा है, वो कैसे हालात में शिक्षा देने जैसा इतना बड़ा और महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, उन्हें इस काम के बदले में क्या मिलता है, और भारत में शिक्षक बन जाना घर चलाने की गारंटी क्यों नहीं माना जाता। अक्सर हम भारत में शिक्षा के हालात पर बात करते हैं, लेकिन आज हम पूरी व्यवस्था को शिक्षकों की नजर से देखने की कोशिश करेंगे। भारत में इस वक्त करीब 3,74,000 शिक्षकों की कमी है, और इस कमी का खामियाजा सिर्फ छात्रों को ही नहीं बल्कि शिक्षकों को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि इससे मौजूदा शिक्षकों पर बोझ पड़ता है और शिक्षा की गुणवत्ता खराब होती है। 2013 से 2014 के दौरान की गई एक स्टडी के मुताबिक भारत के 2,57,680 स्कूलों में शौचालय नहीं थे। स्कूल में शौचालय का अभाव सिर्फ छात्रों के लिए नहीं, शिक्षकों के लिए भी परेशानी की वजह बनता है। भारत में एक ट्रेंड टीचर की औसत सैलरी 50,000 रुपए प्रति महीना है, लेकिन देश के कई प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षकों को सिर्फ 2,000 रुपए से लेकर 8,000 रुपए प्रति महीने तक की सैलरी दी जाती है। अब आप सोच सकते हैं कि इतनी कम सैलरी में बच्चों को शिक्षा देना कितना मुश्किल काम होता होगा। बिहार में एडहॉक पर काम करने वाले शिक्षकों को 5,000 रुपए प्रति महीना मिलता है। इन शिक्षकों को स्थायी शिक्षकों की तरह दूसरी सुविधाएं नहीं दी जाती। कई बार ऐसी शिकायतें भी मिलती हैं कि जितने पैसों के लिए शिक्षकों से साइन करवाए जाते हैं, असलियत में उन्हें उतने पैसे यानी उतनी तनख्वाह नहीं दी जाती। वैसे भारत में सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम तनख्वाह पाते हैं। लग्जमबर्ग में एक टीचर की औसत मासिक सैलरी 5,50,000 रुपए है। इसी तरह जर्मनी में एक शिक्षक प्रति महीने 3,66,000 रुपए कमा लेता है। कनाडा में ये औसत 3,50,000 रुपए प्रति महीने का है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में एक टीचर महीने में औसतन 3 लाख रुपए की सैलरी लेता है। भारत अपने एजुकेशन सिस्टम को वर्ल्ड क्लास बनाना चाहता है, लेकिन हमारा सिस्टम ना तो स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बना पा रहा है और ना ही शिक्षकों को उनकी मेहनत का फल मिल रहा है। हमारे देश में सेना में भर्ती होने वाले एक सिपाही की सैलरी करीब 21,000 रुपए है। एक किसान को करीब 6,426 रुपए मिलते हैं और एक शिक्षक को करीब 20,250 रुपए प्रति महीने की सैलरी मिलती है। आप कह सकते हैं कि देश को भोजन, सुरक्षा और शिक्षा देने वाले किसान, सेना के जवान और शिक्षकों को वो हक नहीं मिल पाता जो उन्हें मिलना चाहिए। हमारे देश में अक्सर जय जवान जय किसान के नारे लगाए जाते हैं। शिक्षक को यानी गुरु को भगवान माना जाता है, लेकिन हम तीनों को ही इनका हक नहीं दे पाते। ना हक दे पाते हैं, ना उन्हें सम्मान दे पाते हैं, और पैसा तो हमने आपको बता ही दिया। जब से शिक्षा का बाजारीकरण शुरू हुआ है, शिक्षा का स्तर गिरा है। बहुत सारे लोग अब इसे भारत निर्माण से जुड़ा पेशा मानने की बजाय अपनी जेबें गर्म करने वाला पेशा मानने लगे हैं। ब्लैक बोर्ड को ब्लैंक चेक की तरह इस्तेमाल करने वाले व्यापारियों पर सवाल जरूर उठाने चाहिए, लेकिन एक सवाल हमें खुद से भी पूछना चाहिए, और वो ये कि क्या हम उन शिक्षकों को वो सम्मान दे पाते हैं जो अपना सब कुछ छोड़कर देश के निर्माण में जुटे रहते हैं। हमें लगता है एक शिक्षक के लिए नौकरी सिर्फ 8 घंटे की नहीं होती, बल्कि ये लगातार चलने वाला एक मिशन है, और कई शिक्षक अपने प्रोफेशन को किसी मिशन की तरह ही मानते हैं। ऐसे ही एक टीचर की तस्वीरें आज हमारे पास उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के शाहबाद इलाके से आई हैं। शाहबाद के एक सरकारी स्कूल में पिछले 6 वर्षों से पढ़ा रहे अध्यापक मुनीश कुमार जब गांव छोड़कर जाने लगे तो पूरा गांव उन्हें आंसुओं भरी विदाई देने के लिए पहुंच गया। छात्र छात्राएं और गांव के लोग इस शिक्षक के जाने पर फूट फूट कर रो रहे थे। मुनीश कुमार की आंखों में भी आंसू थे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक शिक्षक के साथ गांव के छात्र छात्राओं का ऐसा क्या लगाव था कि उसके तबादले की खबर ने पूरे गांव को रुला दिया। तो इसके पीछे भी एक कहानी है। मुनीश कुमार वर्ष 2010 में शाहबाद के सरकारी स्कूल में बतौर सहायक शिक्षक आए थे। बाद में मुनीश को रामपुर के एक सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया गया और मुनीश कुमार ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर इसी सरकारी स्कूल को जिले का सर्वश्रेष्ठ स्कूल बना दिया। लेकिन अब मुनीश कुमार का तबादला मैनपुरी में कर दिया गया। मुनीश कुमार के जाने की खबर सुनते ही स्कूल के सभी छात्र मुनीश कुमार के पास पहुंच गए। सभी की आंखों में आंसू थे। गांव के लोग भी रो रहे थे। मुनीश कुमार की आंखों में आंखें भी नम थीं।
गांव वालों ने अपने इस प्रिय शिक्षक को बैंड बाजे के साथ विदा किया। मुनीश कुमार देश के उन हजारों लाखों शिक्षकों में से एक हैं जिनके लिए शिक्षा सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं बल्कि देश के निर्माण का एक मौका है। हमें उम्मीद है कि पढ़ाई करते हुए आपको भी किसी न किसी शिक्षक ने सही दिशा जरूर दिखाई होगी, प्रेरणा जरूर दी होगी। आपको उस शिक्षक में अपने माता पिता या संरक्षक की छवि नजर आती होगी और जब भी उस शिक्षक को आपसे दूर जाना पड़ा होगा आप भी ऐसे ही भावुक हो गए। हमें लगता है कि आज का दिन उन शिक्षकों को याद करने का दिन है जिन्होंने हमें और आपको सच्ची राह दिखाई और जीवन जीने की शिक्षा दी। भारत की शिक्षा व्यवस्था हर एग्जाम में फेल क्यों हो जाती है, यह समझने के लिए हमने विश्लेषण का एक ब्लैक बोर्ड आज तैयार किया है। भारत में अच्छे शिक्षकों की कमी नहीं है। संख्या के आधार पर देखा जाए तो अब भी देश के ज्यादातर शिक्षक अच्छे हैं, योग्य हैं, लेकिन हर प्रोफेशन में बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी होते हैं जो काम करना ही नहीं चाहते। शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसा होता है। भारत में कई शिक्षक ऐसे हैं जो स्कूलों में पढ़ाने के लिए पहुंचते ही नहीं। सरकार द्वारा किए गए एक औचक निरीक्षण में पता चला कि देश के सरकारी स्कूलों में 25% शिक्षक अनुपस्थित थे, जबकि सिर्फ आधे ही शिक्षक कक्षाओं में पढ़ा रहे थे। शिक्षकों की क्लास बंक करने की आदत से देश को हर साल 9,968 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। एक बड़ी समस्या यह भी है कि भारत में शिक्षकों को अक्सर दूसरे कामों में भी लगा दिया जाता है। भारत में सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अक्सर जनगणना, चुनावों की ड्यूटी, मिड डे मील और पोलियो मिशन जैसे कामों में लगा दिया जाता है, जिससे न सिर्फ छात्रों का नुकसान होता है बल्कि सिलेबस पूरा कराने का दबाव भी इन्हीं शिक्षकों पर पड़ता है। यहां हमें यह भी समझना होगा कि भारत अपने शिक्षकों को सम्मान देने के मामले में दुनिया के मुकाबले पिछड़ता जा रहा है। शिक्षकों के साथ कई बार छात्रों के माता पिता ठीक व्यवहार नहीं करते। बच्चे की खराब परफॉर्मेंस का सारा दोष शिक्षकों पर मढ़ देते हैं। आमतौर पर भारत में शिक्षकों की नौकरी को आराम की नौकरी माना जाता है, लेकिन असलियत में शिक्षक बहुत दबाव में काम करते हैं और उन्हें सिर्फ थोड़ा सा सम्मान चाहिए होता है, हालांकि ऐसा हो नहीं पाता। अब हम आपको बताते हैं कि शिक्षकों को सम्मान देने के मामले में दुनिया के बाकी देशों की क्या स्थिति है। ग्लोबल टीचर स्टेटस इंडेक्स के मुताबिक शिक्षकों को सम्मान देने के मामले में चीन सबसे आगे है। चीन में 75% छात्र अपने शिक्षकों की इज्जत करते हैं और उन्हें पूरा सम्मान देते हैं। चीन में अध्यापक की नौकरी को डॉक्टर की नौकरी जैसा दर्जा हासिल है। चीन, टर्की, साउथ कोरिया और इजिप्ट में सबसे ज्यादा लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़े होकर शिक्षक बने, अध्यापक बने। इस सर्वे में भारत को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए भारत के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन वर्तमान हालात को देखते हुए हमें लगता है कि भारत में शिक्षकों को वो सम्मान नहीं मिल पाता जिसके वो हकदार हैं। भारत वो देश रहा है जहां गुरुओं को हमेशा सम्मान दिया जाता है। गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत हमारे देश भारत से ही हुई थी। भारत में शिष्यों ने हमेशा गुरुओं को सम्मान दिया है। भारत वो देश है जहां एकलव्य जैसे छात्र ने गुरु दक्षिणा के तौर पर अपना अंगूठा काटकर अपने गुरु को दे दिया था। लेकिन अब जमाना बदल गया है। गुरु दक्षिणा जैसे शब्द को रिश्वत से जोड़ दिया गया है। अब छात्र शिक्षकों को अंगूठा काटकर देने की बजाय अंगूठा दिखा देते हैं और सिर्फ छात्र ही नहीं, कई बार सिस्टम भी शिक्षकों को अंगूठा दिखाता है। भारत में शिक्षकों पर सिस्टम के अत्याचार की कई तस्वीरें आती रहती हैं। एक ऐसी ही तस्वीर आज हम आपको दिखाना चाहते हैं जो बिहार के नालंदा से आज हमारे पास आई है। इस तस्वीर में शिक्षक भीख मांग रहे हैं। दरअसल ये शिक्षक 9 महीने से वेतन नहीं मिलने की वजह से नाराज हैं। इन शिक्षकों का आरोप है कि सैलरी नहीं मिलने से ये लोग भूखमरी की कगार पर आ गए हैं। आपको जानकर आज बेहद अफसोस होगा कि नालंदा वो इलाका है जहां कभी प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो पूरी दुनिया में मशहूर है। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। प्राचीन काल में नालंदा महाविहार में अलग अलग देशों से आए 10,000 छात्र शिक्षा लेते थे और इन छात्रों के पढ़ाने के लिए 1,000 शिक्षक थे। लेकिन आज की तस्वीरें देखकर लगता है कि बिहार अपने शिक्षकों का सम्मान करना भूल चुका है। एक वक्त था जब भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, यानी शिक्षा की जो किरण भारत से निकलती थी
वो पूरी दुनिया को रोशन करती थी। हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही गुरुओं के बारे में आज बताना चाहते हैं जिन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाया और आज अब इस कलयुग में भारत एक बार फिर से कोशिश कर रहा है कि वो विश्व गुरु बन सके। लेकिन कैसे? इस सूची में सबसे पहला नाम है 5वीं सदी ईसा पूर्व में पैदा हुए सिद्धार्थ, जिन्होंने अपना राजसी वैभव छोड़कर ज्ञान की तलाश शुरू की और बाद में भगवान बुद्ध कहलाए। उन्होंने कहा था कि सत्य की खोज में प्रश्न पूछने चाहिए और उत्तर की तलाश में भटकने से संकोच नहीं करना चाहिए। चाणक्य एक ऐसे ही शिक्षक थे जिन्होंने राजनीति और अर्थशास्त्र के मायने बदल दिए। उन्होंने एक साधारण बालक को सम्राट बना दिया और विचार को व्यवहार में बदलने की शिक्षा दी। 3री सदी में विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की और शिक्षा देने के लिए कहानियों का उपयोग किया। विष्णु शर्मा ने शिक्षा के जरिए 3 राजकुमारों को योग्य प्रशासक के रूप में तब्दील कर दिया था। 5वीं सदी में आर्यभट्ट ने गणित और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में ऐतिहासिक खोज की थी। आर्यभट्ट ने ही दुनिया को शून्य का ज्ञान दिया। भारत को विश्व गुरु बनाने में आर्यभट्ट की बहुत बड़ी भूमिका थी। 7वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने देश में शास्त्रार्थ की परंपरा शुरू की। उन्होंने जीवन में तर्क को सबसे ऊंचा दर्जा दिया और सत्य की खोज करने वालों के लिए 4 पीठों की स्थापना की। 14वीं सदी में पैदा हुए कबीर भी एक ऐसे ही शिक्षक थे जिन्होंने सरल दोहों के माध्यम से समाज की बुराइयों पर कटाक्ष किया और लोगों को सही तरीके से जीवन जीने की शिक्षा दी। ये वो गुरु हैं जिन्होंने भारतवर्ष का निर्माण किया, भारत को नई दिशा दी। इन सभी महापुरुषों का जीवन आधुनिक शिक्षकों के लिए एक संदेश है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम चाहे जितने भी आधुनिक हो जाएं, शिक्षा की मूल भावना हमेशा एक ही रहती है। लेकिन आपको ये जानकर आज अफसोस होगा कि जैसे जैसे भारत आधुनिक हो रहा है, प्रगति कर रहा है, भारत में पैसा आ रहा है, वैसे वैसे भारत में शिक्षकों की भूमिका को छोटा करके आंका जाने लगा है। एक विडंबना यह भी है कि जो किरदार फिल्मों में एक विलेन की तरह किसी जमाने में दिखाए जाते थे, आज वही सामाजिक किरदार और वर्ग सारी शक्तियों को नियंत्रित कर रहे हैं। फिल्में समाज का आईना होती हैं, इसलिए फिल्मों की मदद से इसे समझना आज बहुत जरूरी है। और अगर हम आपको फिल्मों की मदद से ये समझाएंगे तो शायद आपके लिए बहुत सरल होगा। आपको याद होगा 50 और 60 के दशक की फिल्मों में जमींदारों को विलेन की तरह दिखाया जाता था, जमींदार खलनायक हुआ करते थे। इसके बाद की फिल्मों में साहूकारों को खलनायक की तरह दिखाया जाने लगा, क्योंकि वही असली खलनायक हुआ करते थे। 70 और 80 का दशक आते आते उद्योगपति और पूंजीवादी लोग जैसे मिल मालिक फिल्मों के विलेन बन गए। इसके बाद अंडरवर्ल्ड डॉन, राजनेताओं और पुलिस अफसरों को फिल्मों में विलेन की तरह दिखाया गया, क्योंकि समाज बदलने लगा और ये तमाम लोग जैसे जैसे शक्तिशाली होते चले गए, वैसे वैसे फिल्मों में खलनायक का किरदार भी बदलता चला गया। हालांकि आज हमारे समाज में सबसे ज्यादा शक्तियां इन्हीं सामाजिक किरदारों के पास हैं। अगर आपने नोट किया हो तो यही वो लोग हैं जो आज असल जिंदगी में तमाम सत्ताएं चला रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों में ऊंचे पदों पर बैठे हैं, महत्वपूर्ण संस्थानों को चला रहे हैं, शैक्षिक संस्थानों पर इनका कब्जा है, बड़े बड़े अस्पतालों के मालिक भी ऐसे ही लोग हैं। समाज की नजर में आज ये लोग कामयाब हैं, इसलिए लोग इन्हें अपना आदर्श मानते हैं, इनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, इनको जानना चाहते हैं। जबकि सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलने की शिक्षा देने वाले शिक्षकों को आज कोई अपना आदर्श नहीं बनाना चाहता, कोई उन्हें एक सेलिब्रिटी की तरह देखना नहीं चाहता, उनके साथ कोई फोटो नहीं खिंचवाना चाहता, उनके ऑटोग्राफ कोई लेना नहीं चाहता। अब हम उस खबर का विश्लेषण करेंगे जो देश भर की महिलाओं और लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा साबित हो सकती है। जरूरी नहीं है कि शिक्षा सिर्फ शिक्षक द्वारा ही मिले। कई बार हमारे समाज में कुछ लोग ऐसी मिसाल कायम कर देते हैं कि उनकी कोशिश ही अपने आप में एक शिक्षा बन जाती है। ऐसी एक शिक्षा का नाम है रेड ब्रिगेड। रेड ब्रिगेड उन महिलाओं और लड़कियों की एक टीम है जो महिलाओं के साथ छेड़खानी और बदतमीजी करने वाले असामाजिक तत्वों को सबक सिखाती है। देश भर में रेड ब्रिगेड में 8,500 लड़कियां आत्मरक्षा की ट्रेनिंग ले रही हैं। इन लड़कियों को न सिर्फ अपराधियों से बचने के तरीके सिखाए जाते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर आक्रमण करने की हिम्मत भी दी जाती है। रेड ब्रिगेड की स्थापना लखनऊ में 2015 में उषा वर्मा ने की थी। उषा वर्मा का रेप करने की कोशिश की गई थी। वारदात के बाद 1 साल तक सदमे में रहने वाली उषा वर्मा ने तय किया कि वो हार मानने की बजाय अपराधियों का सामना डटकर करेंगी और अपनी इस मुहिम में देश की दूसरी लड़कियों को जोड़ेंगी। और इसी हौसले का नतीजा है कि आज रेड ब्रिगेड
देश भर में लड़कियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दे रही है। हमने शिक्षक दिवस के मौके पर महिलाओं को सशक्त करने वाली इस रेड ब्रिगेड का आज एक डीएनए टेस्ट किया है। हमें लगता है कि ये तस्वीरें देश की लाखों करोड़ों महिलाओं को अपने आत्मसम्मान और आत्मरक्षा की खातिर मजबूत बनने और लड़ने की शिक्षा देंगी। इसलिए अगर आप भी अपने घर की महिलाओं और बेटियों को सशक्त बनाने का सपना देखते हैं तो आपको उन्हें ये रिपोर्ट आज जरूर दिखानी चाहिए। यह है उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ की रेड ब्रिगेड की टीम। रेड ब्रिगेड यानी महिलाओं की वो टीम जो मंचलों और छेड़खानी करने वालों को सबक सिखाती हैं। गाल पे थप्पड़ मारने से अच्छा है कि हम गले पर थप्पड़ मारें। लखनऊ की सड़कों पर इनका बोलबाला है और छेड़खानी करने वाले लोग इनका नाम सुनकर कांपते हैं। अगर हमें किसी ने पीछे से पकड़ लिया तो लोग क्या करेंगे अब? हम आपको मिला रहे हैं इसी पूरी टीम से। ये एक छोटी सी टीम इस वक्त मौजूद है आपके सामने, लेकिन इसकी संख्या देश भर में लगभग 8,500 के करीब है और ये पूरी टीम है रेड ब्रिगेड। उत्तर प्रदेश में बेटियों को ताकतवर बनाने वाली एक टीम का जन्म हो चुका है। ये महिलाओं की रेड ब्रिगेड है जो महिलाओं के सम्मान पर चोट करने वालों को सबक सिखाती है। इस टीम का मिशन है मंचलों को उनकी हद में रहने की शिक्षा देना और ये शिक्षा उन्हें ताबड़तोड़ अंदाज में दी जाती है। ये बच्चियां मजहब की दीवारें और पारिवारिक बाधाओं को तोड़कर रेड ब्रिगेड के कैंप में आत्मरक्षा की ट्रेनिंग ले रही हैं। रेड ब्रिगेड की इन लड़कियों को पता है जब कोई लड़का सामने से वार करे तो क्या करना चाहिए। जब कोई लड़का सामने से आए और जोर से पकड़ ले तो क्या करना चाहिए। जब कोई लड़का पीछे से पकड़ ले तब उसे किस तरह घुटने के बल गिरा सकते हैं। ये जरूर कर सकते हैं कि प्राइवेट पार्ट में मार सकते हैं। हम अपनी कमर पर हल्का सा करेंगे और ऐसे मारेंगे। और बस या किसी सार्वजनिक स्थल पर पीछे से जानबूझकर धक्का देने वालों को कैसे मजा चखाया जा सकता है। पिन लेते हैं, सेफ्टी पिन जो हमारे दुपट्टे में हमेशा होती है स्कूल ड्रेस में, उसको लोग निकालते हैं और लगा लेते हैं। अब फिर से धक्का आता है और क्या होता है? ये लड़कियां जानती हैं कि उनका दुपट्टा किस तरह उनकी ही जान का बन सकता है। लड़कियां हैं जो कि रेड ब्रिगेड की सदस्य हैं। कई की उम्र छोटी है, कुछ की उम्र ज़्यादा है, लेकिन हर उम्र की लड़कियां आपको यहाँ पर मिलेंगी जो रेड ब्रिगेड की टीम में ट्रेनिंग लेती हैं। इस छोटी उम्र में आपने आने का फैसला क्यों लिया? क्यों सोचा कि आपको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेनी चाहिए? क्योंकि हम बड़े होकर भी हमारे साथ ये सब हो सकता था। दीदी उनको बताती, फिर उनके अंदर हिम्मत आती है कि हाँ ये मैं कर सकती थी, लेकिन इस चीज की मेरे पास नॉलेज नहीं थी। हमेशा लोग हम ही को क्यों कहते हैं, हमारी जब गलती कोई नहीं होती है तो हम लोग उनको दिखाना चाहते हैं कि हमेशा लड़कियों की गलती नहीं होती है। मैं कॉलेज से घर आ रही थी वापस, तो 2 दिन मुझे 2 लोगों ने रोका। तो उस टाइम मैंने मेरे फैमिली को बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको मतलब हमारे अबाया होता है जो फेस जिससे नहीं दिखाई देता है, नकाब, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप वो लगा के जाओ तो वो आपको देखेंगे ही नहीं, तो आपके साथ कुछ करेंगे नहीं। तो तीसरे दिन जब मैं वो लगा के गई तो भी उन्होंने मुझे रोका। चौथे दिन मैं बिना लगाए गई और 2 थप्पड़ लगाए खींच के, वहीं पे पुलिस को फोन किया। उसके बाद से कोई मुझे दिखाई ही नहीं दिया। तो ये चीज होती है, आप गलत नहीं हो तो आप क्यों छुपो। उनको जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग जवाब नहीं देंगे उन्हें लगेगा कि हम उनसे डर रहे हैं। हम लोग ये मानते हैं कि अगर एक लड़की अगर उसके साथ कुछ होता है, अगर वो हिम्मत बनाती है तो सब लड़कियों को उनके साथ चलना चाहिए। महिलाओं के खिलाफ होने वाले हर अत्याचार से लड़ने और लड़कर जीतने की इस तैयारी के पीछे एक मजबूत इरादा है और नारी शक्ति की अगुवाई करने वाला एक चेहरा है। उषा विश्वकर्मा ने साल 2011 में 15 लड़कियों की टीम के साथ लखनऊ में रेड ब्रिगेड की शुरुआत की थी। आज पूरे देश में लगभग 8,500 लड़कियां
रेड ब्रिगेड की सदस्य हैं। रेड ब्रिगेड की टीम ने अब तक करीब 20,000 लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है। लेकिन रेड ब्रिगेड की स्थापना के पीछे कहानी करीब 10 साल पुरानी है। ये 2006 की घटना है। जी मेरे साथ बलात्कार का प्रयास हुआ और उस घटना ने मुझे बहुत तोड़ा और उसके कारण मैं करीबन 1 साल मेंटली डिस्टर्ब रही। अपने साथ हुई रेप की कोशिश के बाद उषा विश्वकर्मा 1 साल तक सदमे में रही। जब सदमे से उबरी तो देखा कि यहां तो हर लड़की पीड़ित है, कोई सड़क पर मंचलों से तो कोई अपने ही घर में। फिर हमने एक वर्कशॉप करवाई वो 2010 में। ये जेंडर की वर्कशॉप थी और वो करीबन 55 लड़कियों ने ये पार्टिसिपेट किया था और ये 3 दिन की वर्कशॉप थी। और इसमें जो है दूसरे दिन ये लड़कियों ने एक्सेप्ट किया। लड़कियों ने बोला 55 में से 53 लड़कियों ने बोला कि उनके घर में ही सेक्सुअल वायलेंस जैसे रेप जैसी घटनाएं उनके घर में ही उनके सगे संबंधियों ने ये की है। बस जोश था कि मुझे इस लड़ाई के खिलाफ जो है लड़ना है, जो हमारे साथ जो घटना हो रही है उससे हमें लड़ना है। उषा ने महसूस किया कि देश की बहन बेटियों की रक्षा करने की हिम्मत या कहें इच्छा शक्ति न समाज में है न पुलिस में। तो पुलिस के पास भी गए कि हम लड़कियां कॉलेज जाते हैं और जो है ये समस्या आ रही है, कुछ लड़के हमको जो है रास्ते में परेशान करते हैं, तो आप एक बार इस समय जो है उस समय के बीच में पेट्रोलिंग कर लो या फिर देख लो। तो बहुत सारे नियम बताए गए कि आप बाहर क्यों निकलती हो, कपड़े ढंग से पहनो, मोबाइल में अगर आपका जो है रॉन्ग कॉल आ रही है तो उसका सिम चेंज कर लो। समाज ने भी कोई सपोर्ट नहीं किया, तो समाज से बोलो तो तुम बड़ी सुंदर हो क्या, तुम हीरोइन हो क्या, तो तुम ही को लड़के परेशान करते हैं। क्योंकि हम कहीं भी अपनी पढ़ाई नहीं बंद करना चाहते थे और ये भी चाहते थे कि हमारा जो जीवन है वो सम्मान पूर्वक हो। इस ग्रुप का नाम रेड ब्रिगेड कैसे पड़ा, इसकी कहानी भी काफी रोचक है। फिर लड़कियों ने बात किया कि लाल का मीन्स होता है संघर्ष, क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं होता है लाल का मीन्स खतरा, और काला मीन्स होता है प्रोटेस्ट, विरोध, कि हमारे साथ जो घटना हो रही है, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसका हम विरोध करने के लिए हमेशा तैयार हैं। अच्छा, इसीलिए आपने रेड ब्रिगेड की टीम तैयार की। इसके बाद भी जो है जब ये हुआ तो जब हम लोग काला और लाल कपड़ा पहन के निकलने लगे उस पे भी कमेंट शुरू हो गए, ओफो रेड ब्रिगेड जा रही है, पावरफुल रेड ब्रिगेड, आई है क्या बात है रेड ब्रिगेड की। तो ये जो नाम पड़ा ये लोगों ने दिया और ये नाम हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा क्योंकि हम पे सूट कर रहा था। हम लोगों का नाम ऐसे रेड ब्रिगेड पड़ा। रेड ब्रिगेड टीम लड़कियों को न सिर्फ आत्मरक्षा के गुर सिखाती है बल्कि रेप पीड़ित महिलाओं की काउंसलिंग भी करती है। निर्भया गैंगरेप के बाद रेड ब्रिगेड टीम हर महीने की 29 तारीख को एक मार्च करती है जिसका उद्देश्य है रेप पीड़ित और छेड़खानी की शिकार महिलाओं को समर्थन देना और उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करना। एक महिला के पास हमेशा 2 रास्ते होते हैं, या तो वो अत्याचार को सहती रहे या फिर अपने ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए और सामने वाले को करारा जवाब दे। यहाँ पर हर धर्म के लोग आपको मिलेंगे, हिंदू भी मिले हमें, मुस्लिम भी मिले, और मुस्लिम बेटियों ने किस तरह से खुलकर बात की और कहा कि वो घर से निकल रही हैं लाख विरोध के बावजूद भी। उनके धर्म में कहा जाता है कि आप बिना नकाब के घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, लेकिन यहाँ पर ये बेटियों की सुरक्षा के लिए, किसी धर्म के लिए नहीं, वो किस धर्म से है उनके लिए ये मायने नहीं रखता है, बल्कि ये मायने रखता है कि एक बेटी है, एक बहन है, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए हिंदू मुस्लिम दोनों बेटियां एक साथ उत्तर प्रदेश में निकल रही हैं और ये देश के लिए एक बड़ा संदेश है। इस तरह की टीम अगर देश के अलग अलग हिस्सों में निकलेगी तो जाहिर तौर पर जो महिलाओं के खिलाफ अपराध देश में हो रहे हैं उनमें जरूर कमी आएगी और मनचले छेड़खानी करने वाले लोग जरूर इस जैसी टीम से डरेंगे। कैमरामैन अमर के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। अंत में आज का सार यही है कि हमें अपने देश के शिक्षकों को न सिर्फ सम्मान देना होगा बल्कि उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें पैसा भी देना होगा, उन्हें वैसे ही तनख्वाह देनी होगी। उनका दर्जा कम से कम डॉक्टर और इंजीनियर जितना तो होना ही चाहिए और हमारे देश की सबसे अच्छी योग्य प्रतिभाओं को शिक्षा के क्षेत्र की तरफ आकर्षित करना होगा। हमें ऐसा सिस्टम बनाना होगा, ऐसी नीतियां बनानी होंगी। किसान, सैनिक और शिक्षक किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश में न तो किसान को कोई सम्मान मिलता है,
ना सैनिक को कोई सम्मान मिलता है और ना ही शिक्षक को कोई सम्मान मिलता है और ना ही उनका जीवन स्तर अच्छा माना जाता है। हमें स्कूलों को देश की असली कर्मभूमि बनाना होगा, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। एक बहुत पुरानी कहावत है, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। और आधुनिक दौर में इस कहावत के साथ ये बात भी जुड़ गई है कि भगवान की कृपा हो या ना हो, लेकिन सिस्टम की कृपा से अमीर और भी ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गरीब पहले से ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। आपने बड़ी बड़ी कंपनियों की ऑडिट रिपोर्ट के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन डीएनए में अब मैं आपको अमीरों और गरीबों के बीच मौजूद गहरी खाई की एक ऑडिट रिपोर्ट दिखाऊंगा। साउथ अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग की वेल्थ रिसर्च फर्म न्यू वर्ल्ड वेल्थ ने सबसे ज्यादा असमानता वाले देशों की एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दुनिया के उन देशों का जिक्र किया गया है जहां अमीरों और गरीबों की जेब में जमीन आसमान का अंतर है। और दुख की बात यह है कि असमानता वाली इस रिपोर्ट में हमारा देश भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। दुनिया की संपत्ति का विश्लेषण करने वाली फर्म न्यू वर्ल्ड वेल्थ के मुताबिक भारत में 54% पूंजी अमीर लोगों के पास है। ये वो लोग हैं जिनके पास $10 लाख यानी 6 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा की संपत्ति है। भारत दुनिया के 10 सबसे ज्यादा अमीर देशों में शामिल है। भारत के पास $5,600 अरब यानी करीब 375 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की इंडिविजुअल वेल्थ यानी निजी संपत्ति है, लेकिन यहां का आम आदमी फिर भी गरीब है। यहां पर इंडिविजुअल वेल्थ का मतलब उन लोगों से है जिनके पास मौजूद संपत्ति में प्रॉपर्टी, कैश, इक्विटीज और बिजनेस इंटरेस्ट शामिल है। मोस्ट अनइक्वल कंट्री यानी सबसे ज्यादा असमानता वाली लिस्ट में वो देश शामिल हैं जहां करोड़पतियों के पास देश का 50% या इससे ज्यादा धन उनकी जेब में है। असमानता वाले देशों की लिस्ट में रशिया दुनिया में पहले नंबर पर है, जहां के करोड़पतियों के पास पूरे देश का 62% धन है। इस रिपोर्ट में अमीरों और गरीबों के बीच अंतर के मामले में जापान सबसे ज्यादा समानता वाला देश पाया गया है। जापान में करोड़पतियों के पास देश का सिर्फ 22% धन है, जबकि समानता के मामले में जापान के बाद ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है, जहां के करोड़पतियों के पास देश का सिर्फ 26% धन है। इसी तरह अमेरिका में करोड़पतियों के पास देश का 32% धन है और इंग्लैंड के करोड़पतियों के पास देश का 35% धन मौजूद है। असमानता से जुड़े ये आंकड़े बेहद गंभीर हैं। इन आंकड़ों को देखने के बाद ये बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच की खाई कितनी गहरी है। दुख की बात यह है कि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, ये खाई और भी ज्यादा गहरी होती जा रही है, क्योंकि देश में विकास का लाभ अमीरों को तो खूब मिला है, लेकिन गरीबों की हालत आज भी जस के तस बनी हुई है। भारत में गरीबी के स्तर को कम करने के लिए समय समय पर बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन उन्हें गरीबों तक पहुंचने से पहले ही घोटालों और भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा दिया जाता है। आजादी के 69 वर्षों के बाद भी भारत जैसे विकासशील देश में अभी भी आम आदमी को अपनी आधारभूत जरूरतें यानी रोटी, कपड़ा और मकान के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यानी जब एक आम इंसान इनकी पूर्ति करने में ही असमर्थ है, तो वो आगे बढ़ने के सपने कैसे देख सकता है। आम भाषा में ये कहावत प्रचलित है कि पैसे से ही पैसा कमाया जाता है। आपने भी कई बार सुना होगा। और अगर पैसे से ही पैसा कमाया जाता है तो फिर गरीब व्यक्ति कहां से अमीर बनेगा, क्योंकि उस पर तो गरीबी की मोहर लग चुकी है। हमें लगता है कि जब तक ये दूरी खत्म नहीं हो जाती, तब तक देश खुशहाल नहीं बन सकता। कहते हैं ताकत का नशा कुछ ऐसा होता है कि लोगों की चाल कड़क हो जाती है और आवाज में खनक आ जाती है। जिसके पास ताकत होती है उसे दूसरों से कुछ भी छीनने में अपनी ताकत का एहसास होता है। इस तरह के लोगों का सबसे बड़ा दुख ये नहीं होता कि वो अपने दुख से दुखी हैं, बल्कि ताकतवर लोगों का सबसे बड़ा दुख ये होता है कि दूसरा इतना ताकतवर कैसे बन गया। इन दिनों दुनिया की दो सबसे बड़ी शक्तियों के बीच ताकत और जोर आजमाइश का एक ऐसा ही खेल चल रहा है। मैं अमेरिका और चीन की बात कर रहा हूं और हमारा अगला विश्लेषण ताकत का दुरुपयोग करने वाली दूषित भावनाओं के खिलाफ है। आप में से कई दर्शकों को यह नहीं पता होगा कि दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान माने जाने वाले यानी अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की इंटरनेशनल बेइज्जती हाल ही में हुई है और उनकी बेइज्जती भारत के पड़ोसी चीन ने की है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा
G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीन के हांगझोउ हवाई अड्डे पर पहुंचे तो उनके लिए ना तो रेड कार्पेट बिछाया गया और ना ही उनके उतरने के लिए सीढ़ियों का इंतजाम किया गया था। और तो और बराक ओबामा को विमान के पिछले दरवाजे से उतरना पड़ा। चीन के सुरक्षा अधिकारियों ने व्हाइट हाउस के प्रेस डिपार्टमेंट के सदस्यों के साथ साथ अमेरिका के NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को भी नहीं छोड़ा और उनके साथ भी बदतमीजी की। आपको बता दूं कि अमेरिका के पत्रकार बराक ओबामा के साथ एयरफोर्स वन में ही सफर करते हैं और राष्ट्रपति के प्लेन से उतरने की तस्वीरें लेने के लिए पहले से ही एयरपोर्ट पर इकट्ठा हो जाते हैं, यानी वो राष्ट्रपति से पहले उतर जाते हैं ताकि वो राष्ट्रपति की तस्वीरें ले सकें प्लेन से उतरते हुए। हांगझोउ एयरपोर्ट पर भी ऐसा ही हुआ। रनवे पर अमेरिकी पत्रकार खड़े हुए थे, लेकिन उनमें से कुछ पत्रकारों ने जब बैरिकेडिंग तोड़कर आगे जाने की कोशिश की तो चीन के सुरक्षा अधिकारी नाराज हो गए। जब व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने चीन के सुरक्षा अधिकारियों से बात की और उन्हें बताया कि ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, तो चीन के अधिकारियों ने उन्हें ये कहते हुए हैरान कर दिया कि ये हमारा देश है और ये हमारा एयरपोर्ट है। ये घटना बराक ओबामा की मौजूदगी में हुई। हालांकि उस वक्त बराक ओबामा डिप्लोमेट्स और चीन के अधिकारियों से हाथ मिला रहे थे। बाद में अमेरिका के सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने बीच बचाव किया और तब जाकर यह मामला शांत हुआ। बाद में बराक ओबामा ने इस मामले को लेकर चीन की खिंचाई करते हुए कहा कि इस घटना से पता चलता है कि दोनों देशों के नैतिक मूल्यों में कितना अंतर है। ये एक तरह की कूटनीतिक कुश्ती है जो आज एक वीडियो विश्लेषण की मांग कर रही है। चीन के हांगझोउ में दुनिया के सबसे सुरक्षित विमान एयरफोर्स वन की लैंडिंग होते ही अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। G20 समिट के लिए बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चीन पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के पीएम मैल्कम टर्नबुल और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे, सभी राष्ट्राध्यक्षों को रेड कारपेट वेलकम मिला। इनके स्वागत में लाल कालीन वाली सीढ़ी लगाई गई थी, लेकिन ओबामा के लिए रेड कारपेट वाली सीढ़ी नहीं लगाई गई। हांगझोउ में हवाई अड्डे पर उतरने के बाद एयरफोर्स वन रुका रहा। बाहर राष्ट्रपति का काफिला मौजूद था। सभी राष्ट्रपति बराक ओबामा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इंतजार के बाद भी जब रेड कारपेट वाली सीढ़ी नहीं आई तो प्रेसिडेंट एयरफोर्स वन में बनी एक सीढ़ी से नीचे उतरे। इससे पहले कि ओबामा अपना पहला अपमान भूल पाते, चीनी अधिकारियों की व्हाइट हाउस के स्टाफ से बहस शुरू हो गई। राष्ट्रपति के विमान में ही कई पत्रकार उनके साथ अमेरिका से आए थे और वो सभी चीन की धरती पर अपने अंतिम टूर पर पहुंचे ओबामा की तस्वीरें लेना चाहते थे, लेकिन चीन के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनको विमान के नीचे खड़े होने की इजाजत नहीं दी। अमेरिकी अधिकारी ने दलील दी कि वो अपने विमान के नीचे खड़े हैं, तो चीन के सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा कि ये उनका देश है। एक तरफ ओबामा प्लेन से नीचे उतर रहे थे और दूसरी तरफ चीन और अमेरिकी अधिकारियों में झगड़ा हो रहा था। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सुजन राइस ने मामले में दखल देने के लिए राष्ट्रपति ओबामा के पास जाने की कोशिश की, तो इसी चीनी अधिकारी ने उन्हें रोक दिया। दोनों पक्षों के बीच हुए इस ड्रामे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राष्ट्रपति ओबामा ने अपना पक्ष रखा। It is true that not for the first time when we come here, there ends up being issues around security and press access. And part of the reason is because we insist on a certain approach to our press pool, for example, that other countries may not insist on. We think it's important that the press have access to the work that we're doing, that they have the ability to answer questions. And we don't leave our values and ideals behind when we take these trips. It can cause some friction.
It's not the first time it's happened. विवाद इतने पर ही खत्म नहीं हुआ। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ओबामा को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर किसी बड़े अधिकारी को नहीं भेजा गया। सवाल ओबामा को दिए गुलदस्ते की साइज पर भी उठा कि बाकियों के मुकाबले प्रेसिडेंट को फूलों का एक छोटा बुके मिला। चीन में हुए इस डिप्लोमेटिक ड्रामे पर राष्ट्रपति ओबामा अपने अधिकारियों के साथ खड़े नजर आए। But the one thing I will say is we don't make apologies for pushing a little bit harder when it comes to press access, and that's been the case from my very first state visit here. And we don't always get everything that we'd like to see, but we think it's important for us to at least stand up for those values. ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी ओबामा के साथ ऐसा हो चुका है। साल 2009 में ओबामा जब पहली बार चीन यात्रा पर आए थे, तब चीन ने टाउन हॉल मीटिंग का टेलीकास्ट करने से इनकार कर दिया था। इस मीटिंग में कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक मौजूद थे। पूरे मामले पर ओबामा की तरह ना तो शी जिनपिंग ने कोई बयान दिया और न ही सफाई देने के लिए किसी अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी डेलीगेशन ने रोलिंग रेड कारपेट सीढ़ी लेने से मना कर दिया था। जिस सीढ़ी का इस्तेमाल ओबामा ने किया वो ऑटोमेटिक सीढ़ी एयरफोर्स 1 में ही लगी हुई है और इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब प्रेसिडेंट अफगानिस्तान जैसे देशों में जाते हैं। यहाँ खतरा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन चीन जैसे किसी देश में इसका इस्तेमाल शायद पहली बार किया गया है। So I wouldn't overcrank the significance of it because, as I said, this is not the first time that these things happen, and it doesn't just happen here. It happens in a lot of places, including, by the way, sometimes our allies. Part of it is we also have a much bigger footprint than a lot of other countries. We got a lot of planes and a lot of helicopters and a lot of cars and a lot of guys, and if you're a host country, sometimes it may feel a little bit much. बाद में G20 समिट से पहले ओबामा और जिनपिंग की मुलाकात हुई तो दोनों ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया। हालांकि दोनों नेताओं की मुस्कान के पीछे एक खिंचाव भी था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे यहां पर आपको याद दिला दें कि चीन में प्रेस पर पाबंदी एक आम बात है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपने पॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मीडिया को एक टूल के रूप में इस्तेमाल करती है। वहां पत्रकारिता को सख्ती से कंट्रोल किया जाता है, मीडिया पर सख्त कंट्रोल है और अक्सर चीन के खिलाफ जाने वाले मुद्दों की रिपोर्टिंग को सेंसर कर दिया जाता है। चीन में बाहर से आने वाले मीडिया कर्मियों पर कड़ी नजर रखी जाती है और उन्हें सरकार की इजाजत के बाद ही न्यूज या किसी दूसरे शो की शूटिंग करने की इजाजत मिलती है, जो बहुत मुश्किल काम है। जबकि राष्ट्रपति ओबामा के साथ आया मीडिया कर्मियों का दल काफी बड़ा था और एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते अमेरिका में मीडिया को काफी आजादी मिली हुई है और शायद वहां के मीडिया को लगा कि चीन में भी उनके साथ वैसा ही सुलूक होगा जैसा अमेरिका में होता है, लेकिन उन्हें दिन और रात का अंतर पता चल गया। भारत में भी मीडिया काफी स्वतंत्र माना जाता है, लेकिन चीन और पाकिस्तान जैसे देश अक्सर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों और नेताओं को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और इसके लिए वो मीडिया सेंसरशिप का सहारा लेते हैं। और आपको याद ही होगा, कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने भी सार्क सम्मेलन में भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण का टेलीकास्ट नहीं होने दिया था और पाकिस्तान के अधिकारी भी चीन के अधिकारियों की ही तरह भारतीय मीडिया कर्मियों से उस वक्त भिड़ गए थे और उन्हें कवरेज की इजाजत नहीं दी थी। कुल मिलाकर जो कुछ भी हुआ वो दो बड़ी ताकतों का टकराव था और इस टकराव में अमेरिका का मीडिया पिस गया। और डीएनए के अंत में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। आज भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है, जिसे शिक्षक दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 1888 में आज ही के दिन हुआ था। 1962 से इस दिन को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक दार्शनिक, अच्छे वक्ता और आदर्श शिक्षक थे। राजनीति में आने से पहले उन्होंने अपने जीवन के 40 साल एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किए थे। 1931 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था, लेकिन भारत की आजादी के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने नाम के साथ सर लगाना बंद कर दिया था। आज शिक्षक दिवस के मौके पर हम देश के सभी शिक्षकों को नमन करते हैं।
बिना ऑपरेटर के सिर्फ सिक्का डालकर फोन डायल करने की सुविधा 1959 में आज ही के दिन इंग्लैंड में शुरू हुई थी और इसके बाद यह मॉडल पूरी दुनिया में मशहूर हो गया था। 1972 में म्यूनिख ओलंपिक्स में आज ही के दिन भयानक कत्लेआम हुआ था। फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने इजरायल की ओलंपिक टीम पर हमला कर दिया था और इस हमले में इजरायल के 11 एथलीट और कोच, 5 आतंकवादी और 1 पुलिस अफसर मारे गए थे। 1997 में आज ही के दिन मदर टेरेसा का कोलकाता में देहांत हुआ था। वो 87 साल की थी। मदर टेरेसा ने अपने जीवन के 45 साल भारत और दुनिया के गरीब, बीमार और अनाथ लोगों की सेवा में बिताए। उन्हें अपने जीवन काल में कई बड़े बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिनमें 1979 में मिला नोबेल शांति पुरस्कार और 1980 में दिया गया भारत रत्न शामिल है। उन्होंने 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना भी की थी। आपको बता दें कि कल यानी 4 सितंबर 2016 को मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी गई थी, जिसे सेंटहुड भी कहा जाता है। और 1986 में आज ही के दिन मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही पैन एम की फ्लाइट 73 का 4 आतंकवादियों ने कराची एयरपोर्ट से अपहरण कर लिया था। इस विमान में 361 यात्री और 19 क्रू मेंबर्स थे। इस विमान की सीनियर फ्लाइट पर्सन नीरजा भनोट ने अपनी जान की परवाह किए बिना आखिर तक विमान नहीं छोड़ा और 360 यात्रियों की जान बचाई। इस दौरान नीरजा भनोट खुद आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हो गई थी। नीरजा की बहादुरी के लिए मरणोपरांत उन्हें भारत सरकार ने शांति काल के अपने सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया। सिर्फ 22 साल की उम्र में अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली नीरजा भनोट ये सम्मान पाने वाली सबसे कम उम्र की नागरिक थी। इसके साथ ही पाकिस्तान सरकार ने भी उन्हें इस वीरता के लिए तमगा-ए इंसानियत देकर सम्मानित किया था। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जब हम कुछ और नई और बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।